नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बात करते हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस डाले हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं और आपने इंटरव्यू का जो सेशन मैंने किए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये केवीएस और एनवीएस के लिए दोनों के लिए पैरेलली अप्लाई होते हैं, क्योंकि एनवीएस का पैटर्न और केवीएस का पैटर्न दोनों एग्जाम पैटर्न भी एक जैसा ही रहता है और एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू का पैटर्न भी उसी टाइप का रहता है। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से एक क्वेश्चन है कि सर एक चीज बताइए कि इंटरव्यू का टॉपिक कौन सिलेक्ट करता है। ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंटरव्यू, पहली चीज मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू पैनल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपका इंटरव्यू खराब जाए। वो ये चाहते हैं आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। वो बीच बीच में आपके खराब होते हुए इंटरव्यू को सही करने के लिए भी एफर्ट्स लगाते हैं। आपको चांस देते हैं कि प्लीज आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। आपको कई मौके दिया करते हैं। तो फिलहाल सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने कहा कि इंटरव्यू का टॉपिक कौन सिलेक्ट करता है इंटरव्यू में, तो वो पहले आपको चॉइस देते हैं। टॉपिक्स की 50% चॉइस आपके पास रहती है, ठीक है ना। फिर जो आप डेमो टीचिंग करते हैं ना, डेमो टीचिंग का टॉपिक वो आपका ही रखते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक रखेंगे। अब आपका टॉपिक ही ऐसा है कि जो कायदे का नहीं है, तो फिर हो सकता है वो अपनी तरफ से कहें कि पहले तो आपसे ही पूछेंगे कि अच्छा आपने क्या पढ़ाना है। आपने कहा सर हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है, तो वो कहेंगे ठीक है ओके। लेकिन उससे पहले कई लोग, 3 4 5 6 लोग आ चुके हैं, सारे फोटोसिंथेसिस ही पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है वो आपसे कहें कि सर फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई और टॉपिक बताइए। फिर आपने कहा कि सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स पढ़ाना है, इन एंजियोस्पर्म्स सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाना है, तो वो कहेंगे ठीक है सर कंटिन्यू। बट आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे, इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर वो अपनी तरफ से कोई टॉपिक आपको दे देंगे। तो यानी कि सबसे पहले डेमो टीचिंग का टॉपिक आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि कम से कम 2 टॉपिक जूलॉजी से, 2 टॉपिक बॉटनी से तैयार करके जाएं, ठीक है ना। तो 4 टॉपिक आपके पास होंगे, तो कोई ना कोई तो आपको पढ़ाने को वो एक के बाद दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कोई ना कोई आपको पढ़ाने को दे देंगे। 90% केस में आप ये मान के चलिए कि टॉपिक आपका चूज किया होगा। 10% में तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन रहता है लोगों का, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर एक बात बताइए कि इंटरव्यू जब हम टीचिंग करते हैं, डेमो टीचिंग करते हैं या, तो उस टाइम पर टीचिंग की लैंग्वेज क्या रहेगी। अब इसमें एक फैक्टर अप्लाई होता है। अगर आपका इंटरव्यू जो है वो नॉर्थ इंडिया में है, तो नॉर्थ इंडिया में इधर के ही हमारी तरफ के पैनल होंगे, तो उन पैनल्स में मोस्टली बाइलिंगुअल बातचीत होती है। मेनली बाइलिंगुअल चलता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ठीक है ना। 2 लाइनें हिंदी में बोल दी, 1 लाइन इंग्लिश में बोल दी, ऐसे वैसे चलता रहता है। तो वहां पर आप टीचिंग हिंदी इंग्लिश मिक्स में कर सकते हैं। क्लियर है ना। बट अगर आप चले गए साउथ के पैनल में, साउथ इंडिया वाले आपने सुना भी होगा कि हिंदी को थोड़ा प्रिफर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहां आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो जाता है, कंप्लीट इंग्लिश में। इवन मैंने यहां तक सुना है कि कई बार क्या होता है कि साउथ इंडिया के पैनल्स, अगर कोई हिंदी बोलने में, कोई इंग्लिश बोलने में इनकेपेबल है, तो उसको सीधे बाहर कर देते हैं, उससे कुछ भी नहीं पूछते, उसको कोई मौका नहीं देते। क्लियर है ना। तो आप प्रैक्टिस हिंदी और इंग्लिश दोनों की कर लें। हिंदी क्या, प्योर हिंदी तो होती ही नहीं, पढ़ा ही नहीं सकते आप प्योर हिंदी में। जो बाइलिंगुअल है और साथ में इंग्लिश में, दोनों में प्रैक्टिस कर लें। फिर आपका पैनल, आप लक बाई चांस अगर आपका पैनल इधर नॉर्थ इंडिया का होगा, तो फिर आप, ठीक है, आपका बाइलिंगुअल में चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं आपको कि आपने 100% इंग्लिश में ही पढ़ाना है। और कोई बोल भी दे 100% इंग्लिश में पढ़ाना है, तो तब भी आपने 4 लाइनें इंग्लिश में बोल दी हैं, फिर 3 लाइनें आपकी हिंदी में चल जाएंगी। तो ऐसी कोई दिक्कत होने वाली वहां पर है नहीं आपको। क्लियर है ना। इसका अगला क्वेश्चन अगर हम लें आपसे, एक क्वेश्चन है कि सर इंटरव्यू का वेन्यू कहाँ रहेगा। तो इंटरव्यू का वेन्यू हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहा करता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है अपने इंटरव्यू के वीडियो में कि मेरा केवी नंबर 2 भोपाल था। हाँ, अगर एनवीएस वाले यहाँ पर हैं साथ में, तो एनवीएस वाले सुन ले, एनवीएस का इंटरव्यू का वेन्यू हम मैक्सिमम रहा करता है सेक्टर 62 नोएडा में नवोदय विद्यालय समिति का हेड ऑफिस है, वो रहा करता है। तो 2 बार इंटरव्यू हुआ है, मतलब एक बार हुआ है मैं इंटरव्यू देने गया था, दूसरी बार मेरा केबीएस में हो चुका था, तो नवोदय का इंटरव्यू में देने नहीं गया था।
दोनों बार वेन्यू वहीं पर था। क्लियर है ना? इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वेन्यू हो गया, टीचिंग लैंग्वेज हो गई। इसके बाद आ जाता है कि आंसर की कब आने वाली है। तो सिंपल सी चीज़ है, 4-5 दिन के अंदर मेरे हिसाब से आंसर की आ जानी चाहिए। ठीक है ना? और उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आप किस जगह पर बैठे हुए हैं, आपका स्कोर क्या बन रहा है और आपकी कंडीशन क्या होने वाली है फाइनल। रिजल्ट मेरे हिसाब से आंसर की आने के बाद आंसर की आ जाएगी, उसके 25 डेज के आसपास, यानी कि उसके विद इन 1 मंथ रिजल्ट आपका डेफिनेटली आ ही जाएगा। हो सकता है 20-25 दिन के बाद ही उसके बाद रिजल्ट सीधा दे दे। 1 मंथ से ऊपर नहीं लगाएंगे किसी कीमत पे, क्योंकि हर काम में जल्दी कर रहे हैं तो यहाँ भी जल्दी ही करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है कि हाँ, एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आप डेमो टीचिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, उस टॉपिक के सारे डायमेंशंस को कवर करके जाए। जैसे आपने C4 साइकिल तैयार की है, अगर तो C4 साइकिल तैयार की है तो फिर आपका पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर तैयार होना चाहिए। भले आपने डेमो टीचिंग केवल C4 साइकिल की करनी है, बट चैप्टर पूरा तैयार होना चाहिए और हर तरीके से तैयार होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो आपसे केवल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, एनसीईआरटी के बाद फिर वो आगे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। क्लियर है ना? समझ गए आप? हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, किसी ने भले नहीं पूछा होगा फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं। जैसे कि अगर हमने कॉन्ट्रेक्चुअल एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जॉब की हुई है तो हमें उसके कोई बेनिफिट्स हैं क्या? जैसे मैंने भी केवीएस का इंटरव्यू देने से पहले, हालांकि जब मैं एफसीआई में लगा था तो एफसीआई में लगने से पहले मैंने 24 डेज केवी में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाया था। उसका बेनिफिट भी होता है, बट उसमें सिंपल सी चीज़ क्या है, जैसे अगर आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं तो वो अच्छे मानेंगे थोड़ी ना आपको, वो कहेंगे प्रूव करो। तो अगर आपने केवी में पढ़ाया हुआ है एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, तो वो केवल सर्टिफिकेट दिखा देना कि मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? आप में वो चीज़ झलकनी चाहिए कि हम कैपेबल हैं, हमने पढ़ाया है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास दिखना चाहिए आपकी टीचिंग में और आपके उसमें। जैसे आपने सपोज 2 साल एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम कर लिया है केवीएस में, फिर भी आप बोर्ड पे प्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर आपके लिए वो एक्सपीरियंस निगेटिव हो गया वहाँ पे। बट हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो शो जरूर करें। एक चीज़ और जो लोग नेट क्वालिफाई हैं, आप में से बहुत सारे होंगे जो नेट क्वालिफाई होंगे। कुछ लोग अपनी थीसिस लेके पहुंच जाते हैं कि सर मैंने पीएचडी की हुई है, नेट क्वालिफाई हूँ मैं, ये है वो है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि किसी नॉन नेट क्वालिफाई वाले का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हो वहाँ पर, क्योंकि फिर वो आपसे उसी लेवल का एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, और उस एक्सपेक्टेशन पे अगर आप खरे नहीं उतरे तो आपका खेल खत्म होने वाली कंडीशन में हो जाता है, क्योंकि उनको आंसर उसका चाहिए जो वो पूछ रहे हैं। ठीक है ना? अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज ब्लड ग्रुप, और एक जो दूसरा पर्सन है उससे पूछ लिया उन्होंने कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली कंडीशन है, तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज क्या बन रहा है, अब वो तो उसको पता होगा पीएचडी वाले को। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर का वेटेज लगभग सेम ही जाएगा। बट आपने कहा हमने पीएचडी की हुई, तो आपके लिए लेवल हाई हो गया वहां पर। तो अगर आपने पीएचडी शो नहीं की हुई तो बाद में पीएचडी मेंशन ना करें ज़्यादा। ठीक है ना? हाँ, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है केवीएस में कहीं भी काम करने का, या केवीएस के अलावा किसी पब्लिक स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी जगह पर टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। क्लियर है ना? ये अपने इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं कि अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है तो आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं कि सर मेरे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैंने नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाया हुआ है। क्लियर है ना? तो वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। एक और इंटरव्यू में होता है, जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए आपका आंसर भी उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। मैक्सिमम ये होता है। अगर आपसे हिंदी में क्वेश्चन किया गया है तो आप हिंदी में आंसर करें, इंग्लिश में क्वेश्चन किया गया है तो इंग्लिश में आंसर करने की कोशिश करें। एक और चीज़, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अगर आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो जो पूछा जाए उसी का आंसर ठीक तरीके से देने की कोशिश करें, बहुत एलेबोरेट भी मत करें। ठीक है ना? और बहुत
कन्फाइंड भी मत करें, बहुत लिमिटेड भी मत करें उसको। तो ये थी कुछ मेन बातें। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके होते हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको 100% आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेहनत करते रहिए, और जब मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आ सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आंसर की आती है फिर हम आपसे बात करते हैं एक बार फिर से। धन्यवाद।